मैं आप लोग को रासायनिक आपदा के बारे में बता रहा हूँ। रसायनों का उपयोग तो प्राचीन काल से आ रहा है, औषधि बनाने में, रंग बनाने में, बारूद बनाने में। लेकिन आधुनिक काल में औद्योगिक विकास के लिए इसका बहुत मूल रूप से बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा है, जिसके कारण लोगों को कई समस्याएं उत्पन्न हो गई है। और इन्हीं आपदा को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। पहले विषैले रासायनिक उत्पाद, दूसरा रासायनिक युद्ध सामग्री का उपयोग से उत्पन्न आपदाएं, और तीसरा रासायनिक औद्योगिक इकाइयों के रिसाव और कचरे से उत्पन्न समस्याएं। क्योंकि विषैले रासायनिक उत्पाद से उत्पन्न होने वाली गुप्त रसायनें ऐसी आपदाएं हैं, ऐसी समस्या उत्पन्न करती है जिसका अनुभव बहुत देर के बाद होता है, और तब तक समस्या एक आपदा के रूप में, संकट के रूप में ले लेती है। जैसे भारत में 1960 के दशक में हरित क्रांति आई थी, लेकिन कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए और फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग तेजी से बढ़ने लगा, जिससे पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए बहुत सारे कीटनाशक दवाइयों का भी प्रयोग होने लगा, जैसे DDT, गैमेक्सिन, तिलचट्टा के लिए फ्लिट और चूहा मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग समानतः हर गली गली में होने लगा। और उर्वरकों का ज़्यादा प्रयोग से मृदा में क्या हो गया? प्रदूषण हो गया, यानी मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो गई, खत्म हो गई। वर्षा जल के साथ जो रसायन बचे थे वो जमीन के अंदर जाकर भूमि को भी प्रदूषित कर दिए, और जिससे पौधे में बीमारियां होने लगी। कीटनाशक दवाओं का अधिक प्रयोग करने से नदी नाले भी प्रदूषित होने लगे। उसी तरह से दूसरी आपदा हम बताएं, रासायनिक युद्ध सामग्री का उपयोग। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उसके बाद से ही यूरोप में या एशिया में बहुत शस्त्रों का विकास होने लगा था। उसी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में इसका उपयोग बहुत पैमानों पर हुआ, यहाँ तक कि जर्मनी ने लाखों यहूदियों की हत्या विषैली गैस के चेंबर में हो गई थी। उसी तरह से हर एक देश अपने अपने युद्ध के सामान बनाने में, यानी रासायनिक युद्ध सामग्री का उपयोग करने के लिए होड़ सा लग गया था। यानी विभिन्न बीमारियों और जीवाणु को कैप्सूल में भरकर किसी क्षेत्र में गिरा देता था, और जिस क्षेत्र में गिरा देता था उस क्षेत्र में महामारी फैल जाती थी। जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में एक घटना है कि अभी कोरोना जो है ये चीन ने फैलाया है। चीन ने भी ऐसा ही किया। हो सकता है कि इन्होंने भी भारी मात्रा में कैप्सूल भरकर किसी क्षेत्र को, किसी देश को, किसी पड़ोसी मुल्क को गिरा दिया, जिसके कारण उस देश में कोरोना जैसी घातक और भयानक बीमारी हुई। उसी तरह से तीसरा आपदा बताया, कि रासायनिक औद्योगिक इकाइयों में रिसाव और कचरे से उत्पन्न आपदाएं। ये आप सुने होंगे कि रासायनिक औद्योगिक इकाइयों में उर्वरकों, पेंट या विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ का, अम्ल, क्षार, औषधि और कीटनाशक दवाओं का विभिन्न रूप से बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा था, और थोड़ी सी भूल ही मानव के लिए बहुत भयानक आपदा का रूप लेती है। जो औद्योगिक जगत में आज तक की सबसे बड़ी आपदा 2 से 3 दिसंबर को 1984 ईस्वी को भोपाल शहर में घटित हुई थी, जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2-3 दिसंबर 1984 में। और इसमें क्या हुआ था तो बता देते हैं इसके बारे में, कि इस भोपाल शहर के बाहरी हिस्से में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी। किस चीज़ की फैक्ट्री थी? यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी। उसमें कीटनाशक दवाओं का उपयोग होता था, उत्पादन होता था। इसमें मेथिल आइसोसाइनेट यौगिक बनाकर इससे कीटनाशक बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? मेथिल आइसोसाइनेट से कीटनाशक दवाइयाँ बनाया जाता था, जिससे आधी रात में मेथिल आइसोसाइनेट की एक टंकी में छेद हो गया। आधी रात को एक टंकी में छेद हो गया और रसायन बाहर निकलने लगा, यानी केमिकल बाहर निकलने लगा, और शीघ्र ही लगभग 45 टन रसायन बह गया,
जिससे जिससे बह गया और बाहर आते ही यह गैस परिवर्तित होकर हवा में मिल गया। जब हवा में मिल गया तो हवा चूँकि इतना तेज़ी से फैलता है कि दूर दूर आसपास के इलाके में बहुत दूर तक फैल गया। आसपास के क्षेत्र में जो लोग सोए थे, चूँकि आधी रात को था, तो आधी रात को सभी लोग सोए रहते हैं। उसी तरह से सांस में जो ही गैस चलती गई, यानी लोगों के सांस में जो ही गैस लिया या सो के जैसे ही लिया, देखते देखते करीब 2000 लोग माने मृत्यु हो गई। 2000 लोगों की मृत्यु हो गई और करीब 10,000 से ज़्यादा लोग इसका शिकार हुए। कई लोगों की आँख की रोशनी चली गई, बहुत सारे लोगों को फेफड़े क्षतिग्रस्त हुए। अनुभव किया जाता है कि कुल मिलाकर मृतकों की संख्या 16,000 तक पहुंच गई थी और करीब 50,000 से अधिक लोग अपंग हो गए थे। किसी को बुखार हो गया, किसी को सांस लेने में तकलीफ हो गई, कोई मानसिक रूप से अपंग हो गया, कोई पागल हो गया। इसी प्रकार की एक और घटना आपको बताते तमिलनाडु में घटित हुई थी। यहाँ तमिलनाडु की एक जगह है तूतीकोरिन, जहाँ तांबे का उत्पादन होता था। वहीं तांबे की एक फैक्ट्री थी जहाँ 5 जुलाई 1997 ईस्वी को गैस के रिसाव से करीब 90 लड़कियां प्रभावित हुई थी, जिसके कारण छाती में जलन, निमोनिया, पेट की बीमारियां और उसी तरह से प्रत्येक घर में चूल्हा का प्रयोग होता था, इससे भी गैस की संभावना बढ़ गई। इसका प्रबंधन, चूँकि कोई भी रासायनिक आपदा से बचने के लिए रासायनिक आपदा का प्रबंधन किया जाता है। पहला या तो तत्कालिक प्रबंधन किया जाता है या दीर्घकालिक प्रबंधन किया जाता है। तात्कालिक प्रबंधन क्या किया जाता है? सभी रासायनिक उत्पाद के कारखाने में पर्याप्त मात्रा में अग्निशामक एवं जल का भंडार रहना चाहिए, जिससे या वायु दिशामापी कारखाने में प्रांगण में रहनी चाहिए। वायु दिशामापी के किस तरफ से हवा आ रहा है और हवा का बहाव से तेजी से फैलता है, इससे बचने के लिए लोगों को हवा के जो बह रहा है उसके विपरीत दिशा में भागना चाहिए। गैसों के रिसाव को रोकने के लिए तकनीक का उपयोग होना चाहिए। गैस संग्रहण के उपकरणों को मानक स्तर रहना चाहिए, जिससे कुछ समय तक के लिए लोगों को इससे बचाया जा सकता है। जिस तरह से भोपाल गैस फैक्ट्री में, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में न तो हवा की दिशा बताने वाला उपकरण था, न सायरन की व्यवस्था थी और साथ ही आधी रात को गैस का रिसाव हो गया, जिससे लोगों को बचाव समय पर नहीं किया जा सका। उसी तरह से कुछ प्रबंधन दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक के लिए किया जा सकता है, जैसे कीटनाशक एवं उर्वरकों का उपयोग कृषि क्षेत्र में व्यापक रूप से एवं विस्तृत खुले क्षेत्र में होता है। अतः इसका सतत विकास करना चाहिए। इससे जितना अधिक से अधिक जैविक उर्वरक का प्रयोग किया जाए, यही एक उत्तम उपयोग है। और यहाँ तक कि भारत में जो उर्वरक का प्रयोग हो रहा है, इसको WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको अत्यंत जहरीला और स्वास्थ्य के लिए घातक घोषित किया है, जिसका स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आप लोग देखते होंगे कि खेतों में अधिक मात्रा में यूरिया, फॉस्फेट, पोटास दे देने से क्या होता है? खेतों की उर्वरा शक्ति तो समाप्त होती ही है और ख़ास करके जो अनाज उत्पन्न होता है वो भी उतना बढ़िया क्वालिटी का नहीं होता है, उतना अच्छा नहीं होता है जिससे लोगों को खाया जा सके। अब देखिए, जैविक आपदा भी होता है। जैविक आपदा भी बहुत विनाशकारी होता है। इस जैविक आपदा जो हवा या पानी में ऐसे सूक्ष्म जीवाणु या वायरस होते हैं जो नंगी आंखों से देखे नहीं जा सकते, लेकिन इसमें कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो लाभदायक हैं, परंतु कुछ बैक्टीरिया या वायरस अत्यंत घातक होते हैं। ये बड़ी तेज़ी से फैलते हैं। इसका आकार या अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि एक बूंद वाटर में, एक बूंद पानी में करीब लाखों संख्या में इसकी संख्या हो सकती है, या दूषित हवा के प्रयोग से भी, दूषित हवा या जल के संपर्क से भी किसी जीव के लिए यानी विषाणु दूषित हवा एवं जल से बहुत तेज़ी से फैलते हैं। यानी कहा जाता है कि ये भी मानव के लिए, जैविक आपदा को भी हम लोगों ने या भूगोलवेताओं ने 4 वर्गों में बांटा है। पहला, कम विनाशकारी बीमारियाँ।
कम विनाशकारी बीमारियां जैसे चिकन पॉक्स हो गया, केनिन हेपेटाइटिस हो गया, इसका इलाज के लिए इसका सफाई, परहेज और इसका मास्क का उपयोग हो सकता है। दूसरा हो गया घातक बीमारियां। घातक बीमारियां इस वर्ग में हेपेटाइटिस ए, बी, सी, चिकन पॉक्स, एड्स, ये सभी बीमारियां आता है, जिसका अगर इलाज किया जाए या भोजन में स्वच्छता बरता जाए, ताज़ा या गर्म खाना का प्रयोग किया जाए, जिससे घातक बीमारियां होने का खतरा बहुत कम रहेगा। उसी तरह से बड़े क्षेत्र को प्रभावित करने वाली अति घातक बीमारियां जैसे एंथ्रेक्स हो गया, जैसे कोरोना हो गया, जैसे नील वायरस हो गया, जैसे इंसेफ्लाइटिस हो गया, जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, जैसे टीबी हो गया, जैसे येलो फीवर हो गया, जैसे मलेरिया हो गया, हैजा हो गया, डायरिया हो गया, ये अति घातक बीमारियां हैं जो बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती है। और चौथा हो गया दीर्घकालिक तक प्रभावित करने वाली बीमारियां। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लंबे समय तक करती है, बहुत देर तक इसका पता चलता है, यानी कि ये तब पता चलता है जब लोगों की स्थिति बहुत अंतिम अवस्था पर चल जाता है, जैसे एड्स का, वायरस का, जैसे बर्ड फ्लू का, डेंगू बुखार, एबोला बुखार, ये सभी ऐसी बीमारियां हैं जिसका अगर प्रबंधन न किया जाए तो बहुत हद तक नुकसान है। इससे बच्चों, इसमें भोपाल गैस त्रासदी और जो आपको मानव जनित आपदाएं बताएं, इससे एक क्वेश्चन आपको हर एक परीक्षा में या हर एक बार पूछा जाता है। ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और 9th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 10th में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपदा प्रबंधन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आपदा मनुष्य के लिए एक अकस्मात और कष्टकारी घटना है, जिसके द्वारा जान माल की नुकसान होती है। आपदा दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक आपदा और दूसरा कृत्रिम आपदा या मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा वैसी आपदा को कहते हैं जो प्रकृति के द्वारा धीमी गति से या तीव्र गति से घटने वाली घटनाएं हैं। जैसे तीव्र गति से होने वाली घटनाएं भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, और धीमी गति से होने वाले परिवर्तन जैसे भूस्खलन, अपरदन, जीव के लक्षणों में परिवर्तन आदि। लेकिन मानव जनित आपदा वैसे आपदा को कहते हैं जो मनुष्यों के द्वारा जानबूझकर या अनजाने में उसके द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप जो आपदाएं होती है, उस आपदा को मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे विनाशकारी रसायनों का फैलना, बांधों का टूटना, दंगे, प्रदूषण इत्यादि। अब जब हम आप लोग को आपदा बता रहे हैं तो आपदा के पश्चात होने वाली हानि को कम कैसे किया जा सकता है। चूँकि आपदा ऐसा है जिसको रोकना संभव नहीं है, परंतु उससे होने वाले नुकसान को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। जैसे वैज्ञानिक खोजों का उपयोग अधिक सहायक होता है, यानी कि इसको रोकने के लिए कुछ कार्य ऐसे कर सकते हैं जिससे आपदा को कुछ हद तक रोका जा सकता है। जैसे संवेदनशील क्षेत्र या आवासीय बस्तियों का निर्माण को रोकना, भूमि का उपयोग की योजना बनाना, आपदा रोधी भवनों का निर्माण को रोकना, सामुदायिक शिक्षा संचार यानी जागरूकता फैलाना। आपदा को प्रबंधन के लिए हम बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, लेकिन एक आपदा हमेशा आप लोग को पूछा जाता है, जो आपदा अभी मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे
जो आपदा मैं बता रहा हूँ, नाभिकीय आपदा, जिसमें एक बहुत बड़ी आपदा